नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपने ये खबर तो सुना ही होगा कि जो हमारा आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड है, अब वो वीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा और 1 जुलाई 2024 से ये नया कानून लागू हो जाएगा। तो ऐसे में लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अब जो 498A चलता था उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, यानी जो नया हमारा कानून आएगा उसमें 498A में जो प्रक्रिया है उसमें क्या बदलाव आएगा और कैसे नए कानून में प्रक्रिया चलेगी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं कि जो हमारा नया कानून आ रहा है उसमें जो पत्नी पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न के लिए केस लगाती है, जो 498A का केस आईपीसी में लगता है, वो नया जब कानून आएगा तो उसमें उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी और क्या क्या उसमें प्रोसीजर होगा, कैसे पति का बचाव होगा, कैसे चीजें सामने आएंगी, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे फॉल्स 498A आईपीसी केस को क्वैश कराना है, कैसे डीवी एक्ट और 125 सीआरपीसी को खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है। ये सारी चीजें आपको हमारे इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को आप बाई कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि किसी जजमेंट में किसी पति को कोई फायदा मिला हो, जैसे 498A क्वैश हुआ हो, पति डिस्चार्ज हुआ हो, 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, तो इस प्रकार का यदि किसी पति को हाई कोर्ट से फायदा मिला है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप भी वो फायदा त्वरित उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर अपने केस में लगा करके ले सकते हैं। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहती हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे जजमेंट वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट मिल जाएंगे जिसमें पतियों को काफी फायदे मिले हैं। तो यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे आते हैं और समझते हैं कि 498A आईपीसी जो है, जब नया हमारा भारतीय न्याय संहिता जो है वो लागू हो जाएगा, वीएनएस लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से, तो कैसे चलेगा, प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो आज मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो अपने इस किताब के माध्यम से ही बताऊंगा। इस किताब में 498A आईपीसी की प्रक्रिया बताई गई है, साथ ही साथ जो भी मैट्रिमोनियल केस, डिवोर्स केस, सेक्शन 9, 125 सीआरपीसी, 498A कंप्लेंट, 498A स्टेट, तो जो भी मुकदमे चलते हैं सबकी प्रक्रिया डिटेल में बताई गई है, सबकी ड्राफ्टिंग डिटेल में बताई गई है। साथ ही साथ कैसे बचाव करना है, क्या जरूरी चीजें हैं, क्या ध्यान रखना है, क्या टिप्स है, क्या सलाह है, ये सारी चीजें किताब में मिल जाएगी। तो आज इसी किताब के माध्यम से जो प्रक्रिया है 498A की, जो नए कानून में भी चलेगा, वो हम समझने वाले हैं। तो जो पुराना प्रक्रिया चलता था, प्रक्रिया कुछ नहीं बदलेगा, वही अब भी चलेगा, सिर्फ धारा बदल रही है और कानून का नाम बदल रहा है। प्रक्रिया जो था वही चलेगा। तो क्या प्रक्रिया चलेगा, आइए थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज होता है कि पत्नी जो होती है जाकर के थाने में शिकायत करती है कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, दहेज मांगा, परेशान किया। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद पति और पति के घर वालों यानी जिसके जिसके विरुद्ध केस होता है उन्हें नोटिस थाने भेजता है और पुलिस स्टेशन से नोटिस जाता है कि आप लोग आइए और अपनी बात बताइए, क्योंकि मैट्रिमोनियल केस में काउंसलिंग जरूरी होता है। तो 41A सीआरपीसी का नोटिस थाने से भेजा जाता है। उसके बाद जब नोटिस पति को प्राप्त हो जाता है तो पति थाने पर आता है और काउंसलिंग कराई जाती है, यानी मीडिएशन कराया जाता है, ताकि मामले को सुलझाया जा सके और वहीं से मामला समाप्त हो सके। तो इसमें दो चीजें सामने निकल के आती है। पहला, या तो समझौता हो जाता है या समझौता नहीं होता है। तो देखिए, जब समझौता हो जाता है तो समझौता हो गया तो अब केस करने की जरूरत ही नहीं है, वही मामला क्लोज हो जाता है। और जब समझौता नहीं होता है तो ऐसे में पुलिस देखती है कि क्या मामला है और प्रथम दृष्टया मामले के आधार पर एफआईआर
दर्ज कर देती है तो जो भी धाराएं बन रही होती है 498A, 323, 504, 506 DP एक्ट 3/4 या जो भी धाराएं बन रही होती हैं उन धाराओं में FIR दर्ज हो जाता है। अब देखिए FIR दर्ज होने के बाद यदि पति को लगता है कि मुझे अरेस्ट कर दिया जाएगा, पुलिस मुझे अरेस्ट करके जेल भेज सकती है, तो ऐसे में जो पति होता है वो अग्रिम जमानत उसके बाद कराता है और डर नहीं होता है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ऐसे में अग्रिम जमानत कराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया हुई, डर है तभी आपको अग्रिम जमानत कराना है। इसी दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी जो पुलिस होती है वो छानबीन करती है जिसका उद्देश्य साक्ष्य इकट्ठे करना होता है, जिसमें जो पुलिस होती है पत्नी का, उसके गवाहों का 161 CRPC में बयान दर्ज करती है, सारी चीजों को देखती है, मौका मुआयना करती है, पति के घर जाती है, सारी चीजें देख के और चार्जशीट तैयार करती है, जो एक फाइल तैयार करती है और कोर्ट में ले जाके चार्जशीट लगाती है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब पुलिस जांच कर रही होती है, छानबीन कर रही होती है, पुलिस को कुछ साक्ष्य ही नहीं मिलता है, मामला गलत होता है, फर्जी होता है, तो पुलिस ऐसे में FR भी लगा देती है, फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट लगा करके केस को बंद कर देती है और जब साक्ष्य मिलता है तो कोर्ट में ले जाकर के चार्जशीट लगा देती है। जब कोर्ट में चार्जशीट लग जाता है तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं मामले का संज्ञान लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, क्या धाराएं सही लगी है या नहीं लगी है, क्या मामला बन रहा है या नहीं, 498 AIPC या जो भी धाराएं हैं क्या वो बन रही है बयान के आधार पे कि नहीं, उनके लिए साक्ष्य है कि नहीं, और संज्ञान ले लिया जाता है और उसके बाद समन भेज दिया जाता है पति और पति के घर वालों को या जो भी लोग अभियुक्त होते हैं उनको। जब ये नोटिस चला जाता है उसके बाद पति और जो भी लोगों को नोटिस जाता है उन्हें कोर्ट में आकर के बेल कराना होता है और वो लोग रेगुलर बेल कराते हैं और बेल के दौरान पति को अंतरिम जमानत दे दी जाती है और उसके बाद मीडिएशन होता है दोनों पक्षों का, फिर मीडिएशन सेंटर में भेज करके कोर्ट मीडिएशन कराता है। यदि मीडिएशन से बात बन जाती है, दोनों पक्ष साथ रहने को तैयार हो जाते हैं या डिवोर्स की बात बन जाती है, वन टाइम सेटलमेंट का बात हो जाता है, तो फिर वही मामला खत्म हो जाता है और केस को खत्म कर दिया जा सकता है वहीं पे इसी आधार पे। या फिर अगर नहीं बात बन पाती है और कोई रास्ता नहीं निकलता है, यही होता है कि केस आगे चलेगा, तो ऐसे में जमानत की सुनवाई होती है, पति को कोर्ट को जेल भेजना होता है तो जेल भेजता है, जमानत देना होता है तो जमानत देता है, ये केस के फैक्ट के ऊपर होता है। उसके बाद जब जमानत हो जाता है उसके बाद देखिए चार्ज बनता है, तो जब चार्ज बन जाता है यानी आरोप बनता है कि कौन कौन सी धाराएं हैं और किस किस आधार पे ये धाराएं लगी हैं, ये सारी चीजें एक चार्ज के रूप में एक लिखित दर्ज होता है। जब चार्ज बन जाता है उसके बाद गवाही शुरू हो जाती है। अब देखिए गवाही शुरू होती है तो जो पत्नी अपने गवाह दी होती है उनकी गवाही होती है, जो शिकायतकर्ता होता है उसकी गवाही होती है। जैसे 498 AIPC में मान लीजिए पत्नी अगर शिकायत करता है तो सबसे पहले उसकी गवाही होगी, उसका बयान दर्ज होगा और जो पति के वकील होंगे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद पत्नी जो अन्य गवाह बनाई होगी अपने घर वालों को या जिसको भी, वो उनका बयान होगा, उनका जीरा होगा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल रिपोर्ट लगाई है तो डॉक्टर का बयान होगा और उसका जीरा होगा, पुलिस वाले का बयान होगा और उसका जीरा होगा। इस प्रकार से जब ये एविडेंस की कार्यवाही समाप्त हो जाती है यानी जो भी गवाह होते हैं उनका बयान दर्ज हो जाता है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद आता है नंबर बयान मुलजिम का, जिसको 313 CRPC की कार्यवाही कही जाती है। इसमें जो अभियुक्त होता है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे विरुद्ध ये साक्ष्य निकल के आया है, इस पे क्या कहना है, तो वो बताता है कि जो भी बातें हैं गलत बताई गई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। तो इस प्रकार से बयान मुलजिम होता है, 313 CRPC की एक कार्यवाही होती है। उसके बाद अगर अभियुक्त को भी अपनी तरफ से कुछ साक्ष्य देना है बचाव में, जैसे कोई वीडियो क्लिप है या कुछ गवाही है तो वो दे सकता है। यदि गवाही साक्ष्य अपना कराता है, अपने गवाहों का कराता है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन पत्नी पक्ष की तरफ से किया जाता है। तो यहां जब सफाई साक्ष्य हो जाता है उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट, दोनों पक्ष होते हैं यानी जो अभियोजन पक्ष होता है और अभियुक्त पक्ष होता है, दोनों जज साहब के सामने अपनी अपनी बातें रखते हैं और आर्गुमेंट होता है जिसको बहस बोला जाता है। उसके बाद बहस हो जाता है, जब बहस हो जाता है उसके बाद फाइल जजमेंट में चली जाती है और जजमेंट में अब जो जज साहब को लगता है कि हाँ इसमें बरी कर देना चाहिए तो बरी कर देते हैं, सजा करना चाहिए तो सजा कर देते हैं। ये केस के फैक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप बरी होंगे या आपको सजा होगी। तो यही एक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया के बाद आपका जो केस है वो समाप्त होता है। तो जो नया कानून आएगा उसमें भी यही प्रक्रिया चलेगी और जो पुराना कानून था उसमें भी यही प्रक्रिया चलेगी, सिर्फ
धारा थोड़ा सा बदल गया है, बाकी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो था जैसे था वैसे ही रहेगा, सिर्फ नाम बदला गया है और धारा को उठा करके यहां से वहां से वहां कर दिया गया है। बाकी कोई कुछ चेंजिंग नहीं हुई है। जो परिभाषा था, जो सजा थी, जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं की गई है। तो आशा कर रहा हूं जो 498A आईपीसी की प्रक्रिया है वो आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सारे मुकदमों की जो प्रक्रिया है, ड्राफ्टिंग है, वो हमारी इस किताब में मिल जाएगा आपको। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केस के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो हमारी किताब का अध्ययन कर सकते हैं। किताब खरीदने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।